Namaste and welcome back to my class. I hope you are doing very well in your life with your studies. तो आप लोगों के साथ हमने बहुत सारा टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट कर लिया था। कल तो अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 एंड 19A तक हमने कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्लास शुरू करने से पहले इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और क्लास के बीच बीच में आप लोग अपना थम्स अप भी कर दीजिएगा, अटेंडेंस लगवा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं फिर से एक नए कंसेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। मुझे अच्छा लगता है करने में। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो टाइम वेस्ट किए हुए आज एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसको हमने ऑलरेडी सेक्शन 23 एंड 24 में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अभी एलाबोरेटली पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। One of the essentials of a valid contract is that the consideration and the object should be both lawful according to section 10। अब आप लोग ये मुझे बताएंगे कि सेक्शन 10 एक्चुअली डील क्या करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। और एक क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि फ्रॉड का सेक्शन नंबर क्या है एंड मिस्टेक का सेक्शन नंबर क्या है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले मुझे पढ़ाई पूछना भी चाहिए। अभी आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका सेक्शन क्या है। आई रिपीट, मिस्टेक का, फ्रॉड का एंड सेक्शन 10 में एक्चुअली लिखा क्या है उस वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 10 एक्चुअली तो बता दिया ही है कि एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी बोथ लॉफुल। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दोनों को ही लॉफुल होना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच दिस ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो जो लॉफुल नहीं है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑब्जेक्ट एंड हमारा कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 23 मेंशन करता है। एक इलास्ट्रेशन से हम समझते हैं कि ये क्या है। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10,000। बी promised to pay the sum of ₹10,000 is the consideration for A's promise to sell the house। ये तो समझ में आया कि ए एक्चुअली राज़ी हो गया कि वो अपना घर बेचेगा 10,000 रुपये में, और वो 10,000 रुपये बी देगा ए को। तो यहाँ पे जो बी ए को 10,000 रुपये दे रहा है वो एज अ कंसिडरेशन है ए के प्रॉमिस के लिए, कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपना घर बेचेगा बी को। तो उस प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन है 10,000 रुपये जो बी ए को देगा। ठीक है, A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay the 10,000 rupees। These are lawful consideration। lawful है तो दोनों तरफ से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं अपना घर बेचूंगा, उसके बदले में ए को 10,000 रुपये मिल रहा है, और बी जो 10,000 रुपये ए को दे रहा है उसके बदले में बी को घर मिल रहा है। तो दोनों दोनों को ही कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है, एंड दीज आर लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, आई होप इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअली सेक्शन 23 का क्या क्या फैक्टर्स है। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट mentions the circumstances when the consideration of the and the object of an agreement is not lawful। 23 सेक्शन 10 हमें जनरल रूल ये बता देता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होगा, और 23 ये बताता है कि कब हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा। According to the section, the consideration or an object is lawful unless it is forbidden by law, is of such a nature that if permitted it would defeat any provisions of law, is fraudulent,
involves or implies injury to person or property of another, the court regards as immoral or opposed to public policy. तो दीज आर द 5 फैक्टर्स. ऐसे में हर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमारा लॉफुल है, लेकिन अगर इन पांचों फैक्टर्स से वो लॉ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हमारा इफेक्ट होता है तो वो हम लॉफुल नहीं मानेंगे. आई रिपीट, ऐसे में जनरल में हमारा सेक्शन 10 बता दिया गया है 10 में कि हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होगा, लेकिन 23 में ऐसा 5 फैक्टर दिया गया है. अगर उस 5 फैक्टर के हिसाब से अगर हम लोग कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाए तो वो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल होगा. उन्हीं 5 फैक्टर्स में से अगर दिया गया तो हर एक फैक्टर्स को अभी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे. पहला है इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. तो इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जिसको लॉ प्रिवेंट कर रहा है, जिसको लॉ ऑलरेडी ये मतलब बता दिया गया है लॉ के द्वारा कि ऐसा काम हम नहीं कर सकते, तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग काम करें तो वो ऑलरेडी लॉ के अगेंस्ट ही तो है. जब लॉ ही अपोज कर रहा है, लॉ ही रोक रहा है, तो हम लोग लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते. तो फॉरबिडन बाय लॉ का सेक्शंस बहुत सारा है, जैसे सेक्शन 26, 27, 28 एंड 30. तो इनको हर एक सेक्शन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नॉलेज के लिए हम लोग अभी जानेंगे कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ देन हम लोग 26, 27, 28 एंड सेक्शन 30 को, इन 4 सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं. तो when something is forbidden by law to do, that thing is unlawful. तो जहाँ पे लॉ प्रिवेंट करता है कुछ करने से, तो वो अगर हम लोग करें तो वो हम अनलॉफुल काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है. Does an agreement to do what has been prohibited by IPC, now BNS, or by some other law or rules and regulations in force cannot be enforced. जिसको जो लॉ इंडिया में इन्फोर्स है, अगर वो लॉ कुछ करने से रोक रहा है किसी को और वो आदमी अगर वही काम कर रहा है तो वो अनलॉफुल काम कर रहा है. और उसके बेसिस से अगर कुछ बेसिस पे अगर हम लोग कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनलॉफुल होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ आर प्रिवेंटेड एंड नॉट परमिटेड बाय लॉ. ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं ये एक्चुअली क्या हुआ. A promises to obtain for B an employment in the public services. तो A ने B को वादा किया कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम मैं करूँगा, और वो भी सरकारी. ठीक है, कितना अच्छा दोस्त है. B promises to pay 1000. अब B इसके लिए A को प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम करोगे तो इसके बदले में मैं 1000 रुपये तुमको दूंगा. The agreement is void as the consideration for it is unlawful. कॉन्ट्रैक्ट हमारा void है, ऑब्वियसली बात है void ही होगा, क्योंकि ऐसे हम किसी को प्रॉमिस नहीं करवा सकते कि तुम्हारे लिए हम नौकरी ऑलरेडी बुक करके रखे हैं. तुम्हारा नौकरी है, एग्ज़ाम तुम्हें देना पड़ेगा, इंटरव्यू बोर्ड तुम्हें फेस करना पड़ेगा. अब तुम अगर उतना कैपेबल हो तो तुमको नौकरी मिलेगा, अगर तुम उतना कैपेबल नहीं हो तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा. इसमें थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकता. दो द रियलिटी स्पीक्स अनदर थिंग, बट हम आम तौर पे जनरली हम यही समझते हैं कि नौकरी के लिए हम किसी को ऐसे सीट बुक नहीं कर सकते. तो जिसका नौकरी है, जिसको नौकरी चाहिए, उसको खुद पढ़ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना पड़ेगा. अगर उसमें उतना इंटेलेक्चुअल है, वो खुद इतना इंटेलेक्चुअल है, केपेबल है, मेरिटोरियस है, तो वो उसे मिलेगा नौकरी, नहीं तो नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. और एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं. ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी. अब ए ने डिसाइड किया कि वो कुछ सामान बी को बेचेगा. ए नोज दैट द गुड्स आर टू बी स्मगल्ड आउट. अब ए को पता है कि वो गुड स्मगल होने वाला है. द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल एंड देयरफॉर वॉइड. इसमें कंसिडरेशन मानो वो जो सामान एक्चुअली ए बी को बेच रहा है, उसे बी को पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो
ए जो सामान बी को बेचने वाला है, उस बी को पता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, फिर भी वो खरीद रहा है। तो बी सब कुछ जानते हुए भी, जब मैंने एक एग्जांपल दी यहाँ पे स्मगल्ड है, मानो फॉर एग्जांपल मैं स्टोलन प्रॉपर्टी की उसकी एक ही बात है, तो इसमें बी जानते हुए भी कंसिडरेशन दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड होगा, लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो रहा पहला पॉइंट हमारा, पहला फैक्टर कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ही इसको प्रिवेंट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर क्या है, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ if the object or agreement of any consideration, if the object or consideration of any agreement, although directly forbidden by law, it would defeat the provisions of any law, the agreement is void. A question as to the validity of an agreement may arise on the ground that its object and consideration would defeat the provision of any statutory law और द प्रोविजन ऑफ अ पर्सनल लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो लॉ हमारा पर्सनल लॉ भी है, स्टैट्यूटरी लॉ भी है। पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, जिसको हम पर्सनल लॉ के तहत देखते हैं। तो यहाँ पे लॉ मतलब स्टैट्यूटरी लॉ भी है, पर्सनल लॉ भी है। तो जो काम ऑलरेडी लॉ प्रिवेंट कर रहा है, अगर वो काम हम लोग करेंगे तो वो लॉ के कुछ प्रोविजन को तो डिफीट कर रहा है। लॉ हमें कुछ करने से रोक रहा है, अगर हम वो मतलब करें, कंटिन्यू करें वो काम, तो हम लॉ के कुछ सेक्शन को डिफीट कर रहे हैं या फिर लॉ के कुछ पार्ट को डिफीट कर रहे हैं। सेम एज वन, पॉइंट नंबर 1 2 भी वही बताता है, उसका सिर्फ एक्सटेंशन है पॉइंट नंबर 2। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ अ फर्म टू कंसील इनकम ऑफ अ फर्म इन सर्टेन एस्पेक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विद अ व्यू टू इवेड इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स हैज़ बीन हेल्ड टू बी अनलॉफुल। सेम चीज़ है कि हम जितना रुपए कमा रहे हैं उसके हिसाब से हमारा एक टैक्स का स्लॉट दिया गया है। ठीक है, हर ईयर हम बजट में वही देखते हैं। अगर हम लोग टैक्स ना देने के कारण अगर हम लोग इनकम को छिपा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, तो वो हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो लॉ ऑलरेडी प्रिवेंट किया है। लॉ तो हमें ऐसा नहीं बोला कि तुम अपना टैक्स को छिपाने के लिए अपने इनकम को तुम कम दिखा सकते हो। लॉ ये बात कहीं पे भी नहीं बोला है। मेरा जो इनकम है मुझे वो दिखाना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो टैक्स होगा वो हमें पे करना पड़ेगा, लॉ ही बताता है। तो अब अगर हम लोग ऐसा काम करें जो ऑलरेडी लॉ प्रिवेंट करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी लॉ के पार्ट को डिफीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स ने खुद अपने पे एक एग्रीमेंट किया कि हम कुछ कुछ जगह पे इनकम को नहीं दिखाएंगे, तो ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ आर अनलॉफुल, क्योंकि हम लॉ के एक सेक्शन को डिफीट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा स्टैट्यूटरी लॉ। अब पर्सनल लॉ के केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मोहम्मदन कपल allowing his wife to reside with her parents after marriage will be void। क्योंकि पर्सनल लॉ में हम लोग पढ़े हैं, शादी के बाद ऑब्वियसली पत्नी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि हस्बैंड इसमें कंसेंट देगा कि ठीक है तुम अपने वाइफ को कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, नॉट पॉसिबल, कोई भी ऐसा नहीं करता। तो अगर हस्बैंड ऐसा करता भी है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बात क्या है, क्यों एक हस्बैंड ऐसा बोल रहा है कि ठीक है वाइफ अपने मम्मी पापा के साथ रह सकता है। तो कंसेंट कंसिडरेशन एंड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, तो इट विल बी वॉइड पर्सनल लॉ के केस में। ठीक है, तो सेम एज स्टैट्यूटरी लॉ एंड पर्सनल लॉ, अगर कुछ भी काम हमें लॉ ही कानून ही अगर हमें रोक रहा है, तो उस काम को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो इसका मतलब हम कुछ लॉ के सेक्शन को या फिर लॉ को ही हम डिफीट कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ का मतलब चाहे वो स्टैट्यूटरी लॉ हो चाहे वो पर्सनल लॉ हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हमें ये बताता है कि जो काम हमें कानून रोक रहा है, अगर वो काम हम करें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक उसी बात कि जो काम ऑलरेडी लॉ
रोक रखा है, कानून रोक रखा है, उसको ही हम कंटिन्यू किए ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लॉ को डिफीट कर रहे हैं, लॉ के कुछ पार्ट को डिफीट कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर सी क्या बताता है, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, लॉ ऑफ अ फ्रेंडली। अच्छा, ये तो हुआ हमारा जब हमारा लॉ का मतलब हम पर्सनल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ पढ़े, और एक लॉ है लॉ ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री। An agreement which defeats the law of a friendly country will be equally void. तो सेकेंड पॉइंट में जो जिसमें हम पढ़े कि इफ़ इट्स डिफीट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉ, मतलब इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ठीक है। पहला पॉइंट सेक्शन 23 का हम ये पढ़े कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ऑलरेडी इस काम को फॉरबिडन करता है, उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट में हम क्या पढ़े, इफ़ इट डिफीट्स एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर वो काम लॉ के कुछ भी प्रोविजन, कुछ भी पार्ट या फिर कुछ भी सेक्शन को डिफीट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हमारा अनलॉफुल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। तो उस केस में ये जो हम लॉ पढ़े, एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे लॉ स्टैट्यूटरी लॉ भी है, पर्सनल लॉ भी है, और फ्रेंडली कंट्री के भी लॉ है। तो इंडिया के साथ जिस भी कंट्री का अच्छा रिलेशन है उसको हम फ्रेंडली कंट्री मानेंगे। तो उस कंट्री के लॉ को भी अगर, प्रोविजंस को भी अगर हम लोग डिफीट करेंगे, तो हम कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लॉ मीन्स स्टैट्यूटरी लॉ, पर्सनल लॉ एंड लॉ ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री। ठीक है। नाउ इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, सेक्शन 23 का थर्ड नंबर फैक्टर ये है कि इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज़ टू डिफ्रॉड अदर इज़ वॉइड। जब हमारा ऑब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम दूसरे को डिफ्रॉड करें, डिसीव करें, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी सेक्शन 17 में पढ़े हैं। ठीक है। A, B and C illustration से समझते हैं। A, B and C entered into an agreement for the division among them acquired or to be acquired by them by fraud। तो जो वो मतलब A, B, C ने एक एग्रीमेंट पे एंटर किया कि उन लोगों को जो प्रॉफिट मिला बाय फ्रॉड, वो आपस मतलब 3 व्यक्ति में A, B, C में वो डिवाइड करेंगे। तो जो प्रॉफिट उन लोगों को एक्चुअली मिला कुछ काम करने से, वो काम वो उसने फ्रॉड के तरीके से किया, तो प्रॉफिट भी उन लोगों को फ्रॉड के तरीके से ही मिलेगा। तो वो जो प्रॉफिट है एक्चुअली वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। अब उस अनलॉफुल प्रॉफिट को अगर उन लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया, तो वो हमारा अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर फैक्टर हमारा क्या बताता है, इफ़ इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति के प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाए, उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ विच is to injure the person or property of another is unlawful and therefore void। ठीक है। एंड द फिफ्थ नंबर हमारा पॉइंट ये बताता है कि इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज़ अनलॉफुल, जो पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट जाएगा, अगर ऐसा कुछ काम करे या फिर ऐसा कुछ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट से अगर कॉन्ट्रैक्ट को बनाए, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा। ठीक है। द लॉ डज नॉट अलाउ एन एग्रीमेंट टेंटेड विथ इमोरलिटी टू बी एनफोर्स्ड, जिसमें हमारा विशिएटिंग फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इमोरल है, तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। कब कब कोर्ट मानेगा कि ये इमोरल है, क्योंकि फिफ्थ नंबर पॉइंट ये बताता है कि जब कोर्ट को लगेगा कि इट इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा।
लेकिन बाकी 4 फैक्टर में हम ये पढ़े कि एग्रीमेंट एक्चुअली दोनों पार्टी के बीच हो रहा है और दोनों पार्टी ये डिसाइड कर रहा है कि ये अनलॉफुल है कि अनलॉफुल नहीं है। लेकिन 5th नंबर हमें क्लियरली बता देता है, डायरेक्टली बता देता है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या फिर इमोरल है, मतलब सब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कब? एग्जाम्पल, अ लैंडलॉर्ड लेटिंग हिज हाउस नोइंग दैट द सेम एम वॉज टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ब्रॉथेल। जब लैंडलॉर्ड को ऑलरेडी पता है कि उसका घर ब्रॉथेल के पर्पस पे यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ द हाउस, क्योंकि उसे पता है कि जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है उसके घर को किराए पे देने के लिए, वो सही नहीं है, अनलॉफुल है। उसको कैसे मिलेगा रेंट? Advancing loan to a person for the purpose of running a business of prostitution is unlawful and the loan thus given cannot be recovered. हम एक व्यक्ति को लोन दे रहे हैं टू रन हिज बिजनेस, उसका बिजनेस क्या है? टू प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस है, तो उसमें हम लोग लोन को रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल है। ठीक है, तो आई होप 23 का जो 5 फैक्टर है समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहला फैक्टर हमारा ये है, इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। जब लॉ रोकता है उस हिसाब से हमारा अगर कुछ काम करे कि जो लॉ रोक रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमारा अनलॉफुल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। सेकेंड फैक्टर ये बताता है कि इफ़ इट मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यहाँ पे एनी लॉ का मतलब स्टैट्यूटरी लॉ भी हो सकता है, पर्सनल लॉ भी हो सकता है, लॉ ऑफ फ्रेंडली कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर बोलता है कि अगर कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉड्यूलेंट, जहाँ पे एक व्यक्ति का इंटेंशन ही है कि टू डिसीव द अदर पार्टी, डू डिफ्रॉड द अदर पार्टी, उसमें भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा ये बताता है कि इफ़ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, जब कोई पर्सन को इंजरी पहुंचाता है ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन या फिर प्रॉपर्टी को पहुंचाता है हार्म, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और फिफ्थ नंबर डायरेक्टली ये बताता है कि जब कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जब कोर्ट को लगता है कि ये कंसिडरेशन या फिर ये ऑब्जेक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या फिर इमोरल है, तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, तो इन पांचों फैक्टर्स में हमें ये पता चल गया कि ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इन पांचों फैक्टर्स से गुजरा है, इन पांचों फैक्टर के द्वारा दिया गया है, तब हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ ऐसे में पढ़ेंगे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्या क्या? सम ऑफ द एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं। ट्रेडिंग विथ एन एनिमी, ऑल ट्रेड विथ पब्लिक एनिमी विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज़ अनलॉफुल। ऐसा ट्रेड जिसमें गवर्नमेंट अपना सहमति नहीं देता, तो उस हिसाब से ये हम लोग अनलॉफुल काम कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, an agreement by which it is intended to induce to act a public officer corruptly is contrary to public policy। जहाँ पे एक अफसर ही करप्ट हो गया, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो वो करप्ट होके अच्छा काम तो नहीं करेगा, पब्लिक को उससे हार्म होगा। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स वेयर द कोर्ट थिंक दैट इट्स अपोज्ड एंड इमोरल टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कुछ और रेलिवेंट पॉइंट अंडर सेक्शन 23 को
पढ़ेंगे। ऐसे में सेक्शन 23 दैट डील्स ओनली विद दैट 5 फैक्टर्स, वो तो हमने पढ़ लिए एग्जाम्पल के साथ कि जनरल रूल हमें क्या बताता है और सेक्शन 23 हमें क्या बताता है। तो सेक्शन 10 जनरल रूल में ये बताता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को लॉफुल होना है। सेक्शन 20 ये बताता है कि ऐसे में तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है, लेकिन अगर इन पांचों फैक्टर्स से कोई भी को ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को दिया गया है तो तब हमारा वो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, और अनलॉफुल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अदर्स और भी कुछ रेलिवेंट पॉइंट है अंडर सेक्शन 23 में, वो हम समझेंगे। एन एग्रीमेंट ऑफेंडिंग अ स्टैट्यूट और पब्लिक पॉलिसी और फॉरबिडन बाय लॉ इज नॉट मियरली वॉइड बट इट इज इनवैलिड from the very beginning. ठीक है, moreover such an agreement cannot become valid even if the parties agrees to it. जहाँ पे ऐसा केसेस आता है कि एग्रीमेंट जब कुछ स्टैट्यूट को, जब कुछ लॉ को या फिर पब्लिक पॉलिसी को या फिर जो ऑलरेडी फॉरबिडन बाय लॉ है इज़ नॉट मियरली वॉइड, वो सिर्फ वॉइड नहीं है बट वो इनवैलिड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो ऐसा भी केस होता है अंडर सेक्शन 23 में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कुछ लॉ को फॉरबिडन बाय लॉ है, जब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या फिर कुछ लॉ को वो डिफेंड कर रहा है, डिफीट कर रहा है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिर्फ वॉइड नहीं होगा बल्कि इनवैलिड होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, नाउ द एक्सप्रेशन वॉइड इन रिलेशन टू अ जुरिस्टिक एक्ट मीन्स विदाउट लीगल फोर्स, इफेक्ट और कंसिक्वेंस, नॉट बाइंडिंग, नल, वर्थलेस, यूजलेस एंड नॉट इफेक्चुअल. The term law in section 23 of the Act must be understood in the sense of the term Article 13(3) of the Constitution. It was observed by the court in the case Nutan Kumar versus Additional District Judge Banda AIR 1994 Allahabad that the distinction between illegal and void agreement is very thin, but it is there. The law may either forbid an agreement to be made or it may merely say that if it is made, the court to enforce it. If the former case, it is illegal, while the latter it is void. I repeat, नूतन कुमार वर्सेस ADJ बैंडा AIR 1994 इलाहाबाद के केस में हमें ये पता चला कि इलीगल एंड वाइड एग्रीमेंट के बीच एक डिफरेंस है। तो हमने इलीगल और वाइड एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ा था, लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि कौन से केस लॉ से ये पता चला तो वो है नूतन कुमार वर्सेस ADJ बैंडा AIR 1994 इलाहाबाद के केस से हमें ये पता चला कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट इलीगल एंड वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, द लॉ में ईदर फॉरबिड एन एग्रीमेंट, फॉरबिड एन एग्रीमेंट मतलब एक एग्रीमेंट को लॉ रोक भी सकता है बनने से, और इट में मेयरली से दैट इफ इट इज़ मेड द कोर्ट टू एनफोर्स इट, और ये भी बता सकता है कि अगर वो बन के तैयार भी हो गया, मतलब एग्रीमेंट बन गया है, तो कोर्ट उसे एनफोर्स भी करा सकता है। तो इन द फॉर्मर केस मतलब जिसमें लॉ ऑलरेडी रोकता है कॉन्ट्रैक्ट को बनने से, वो है हमारा इलीगल। तो लॉ ऑलरेडी पहले बता दिया गया है कि इन सभी चीज़ों में या फिर इन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो उस केस में हम लोग उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। लेकिन दूसरे केस में क्या बताता है कि जब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो कोर्ट उसे एनफोर्स करा भी सकता है, तो उस केस में हमारा वॉइड होगा। ठीक है, तो इलीगल का मतलब पहले से ही जो कोर्ट बता देता है कि इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता,
तो वो है हमारा इलीगल, जो शुरू से ही हमारा इनवैलिड है, जिसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में मानो हम लोग पहले वो सही था लेकिन कुछ कारण से वो वॉइड बन गया, तो अगर जिस कारण से वो वॉइड बना अगर उसको हम ठीक कर ले तो फिर से हम लोग उसको वैलिड मान पाएंगे। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट पे हम लोग कभी भी उसको मतलब किसी भी फैक्टर को हटा के उसको हम लोग वैलिड नहीं मान सकते। लेकिन वॉइड में एक केस है, हम लोग उसको वैलिड मान सकते हैं। जैसे हम लोग अभी एक केस देखे कि ए ने घर को दिया टू रन अ बिजनेस ऑफ ब्रॉथल, तो यहाँ पे उसका बिजनेस है एक्चुअली टू ब्रॉथल रन करने के लिए। अगर ये बिजनेस था सिर्फ एक ग्रॉसरी शॉप का तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही सही होगा। ठीक है, अगर मानो ए ने बोला कि नहीं हम तुमको ब्रॉथल के बिज़नेस को रन करने के लिए घर नहीं देंगे, तो अगर तुम ग्रॉसरी के बिज़नेस को करना चाहते हो तो उसके लिए मेरा घर है। अब बी भी मान गया कि ठीक है चलो हम वो बिज़नेस नहीं करेंगे, हम लोग ग्रॉसरी का बिज़नेस करेंगे, तो वे हम वॉइड से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ए और बी के बीच। तो वॉइड में देयर इज़ अ चांस कि हम लोग उस फैक्टर को ठीक करके वैलिड बना सकते हैं, लेकिन इलीगल में हमारे पास ऐसा राइट नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते। पहले से इलीगल है मतलब वो इलीगल ही है। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 23 के अंदर रेलिवेंट पॉइंट है। अच्छा, नाउ कोट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें और एक पार्ट है उसको हम समझते हैं। An agreement is unlawful if the court regard it as opposed to public policy and hence void. The term public policy is not capable of any precise definition. Public policy का कोई definition actually में दिया नहीं है Indian Contract Act में. In general, an agreement which is injurious to the public or is against the interest of the society is said to be opposed of public policy. तो जो public policy के interest के against है, oppose है, तो oppose करता है तो उसे हम opposed to public policy कहेंगे. Thus an agreement which is prejudicial to social and economic interest of the community will be deemed to be opposed to public policy and hence could not be enforced in the court. तो ऐसा एग्रीमेंट जो पॉलिसी मतलब पब्लिक को हार्म पहुंचाता है, एनफोर्स नहीं करने देता कुछ राइट पब्लिक के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी से अगेंस्ट है, तो उस केस में ये हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते उस टाइप के एग्रीमेंट को। ठीक है, तो पूरे सेक्शन 23 हमें ये बताता है, सेक्शन 10 जनरल रूल बता देता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होगा एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो 23 भी ये बताता है कि ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमारा लॉफुल होगा अगर इन पांचों फैक्टर से वो ना गुजरे तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर हमारा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जिससे ऑलरेडी लॉ ने रोक रखा है उसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर अनलॉफुल। सेकंड बताता है कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन जो लॉ को डिफीट करता है या फिर लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। अब यहाँ पे लॉ का मतलब हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(3) को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़े, आर्टिकल 13(3) को देखना पड़ेगा कि उसमें लॉ का मतलब डेफिनेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी लॉ भी हो सकता है, पर्सनल लॉ भी हो सकता है, लॉ ऑफ फ्रेंडली कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, लॉ मतलब यहाँ पे सभी लॉ जो एनफोर्स इन इंडिया में है उसको हम मानेंगे लॉ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लॉ मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं या फिर BNS नहीं कि BNSS नहीं, जो भी लॉ यहाँ पे हमारा एनफोर्स है इंडिया पे उसको हम लॉ मानेंगे एंड लॉ ऑफ फ्रेंडली कंट्री। थर्ड है, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऐसा है कि जो फ्रॉड्यूलेंट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें तो दूसरा पार्टी डिसीव होगा, डिफ्रॉड होगा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा फैक्टर 23 क्या बताता है, ये फोर्थ नंबर पॉइंट हमें ये बताता है कि
if it involves or implies injury to person or property of another. अगर ऐसा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का कि उसके उसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उससे पर्सन का या फिर प्रॉपर्टी का हार्म होगा, ठीक है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड है। आई रिपीट, इस केस में कि ऐसा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कि जिसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बनाए तो उस केस में हमें पर्सन का हार्म होगा या फिर प्रॉपर्टी का हार्म होगा। तो जहाँ पे पर्सन या फिर प्रॉपर्टी का हार्म हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के ऊपर काम करने से, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एंड द फिफ्थ फैक्टर हमें ये बताता है कि कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब कोर्ट मानता है कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है एंड इमोरल है, तो पब्लिक पॉलिसी का ऐसे में तो डेफिनेशन कहीं पे दिया नहीं है, तो इन जनरल टर्म हम ये समझते हैं कि जब वो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को अफेक्ट करता है या फिर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, कि ऐसा काम कर रहा है जिसमें इकोनॉमिकली, सोशली पब्लिक प्रॉब्लम में रहेगा, तो उसको हम अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी मानेंगे, ठीक है। अब रेलिवेंट पॉइंट में हम लोग क्या देखें, अंडर सेक्शन 23 एक केस में लॉ में नूतन कुमार वर्सेस एडीजी बैंड्रा AIR 1994 इलाहाबाद के केस में ये देखे कि उसमें ये डिफरेंस आया कि इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट में एक डिफरेंस है, एक स्लाइट डिफरेंस है, बोथ आर नॉट दी सेम एग्रीमेंट। तो इलीगल एग्रीमेंट में एक्चुअली क्या है, जिसको लॉ कभी भी परमिशन नहीं देता एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है, वो शुरू से ही अगेंस्ट द लॉ है। तो जो शुरू से ही अगेंस्ट द लॉ है वो किसी भी हाल में वैलिड नहीं बन सकता। लेकिन दूसरे केस में वॉइड एग्रीमेंट में अगर हम लोग उस विशिएटिंग फैक्टर को ठीक कर ले जिसके वजह से वो वर्ड बना है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को हम वैलिड बना सकेंगे। अगर उस फैक्टर को हम ठीक कर ले तो कोर्ट एनफोर्स कर सकता है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट पे कोर्ट कभी भी किसी भी टाइम पे एनफोर्स नहीं कर सकता वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस एग्रीमेंट पे कुछ राइट है ही नहीं दोनों पार्टी का। उसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का ही कुछ राइट एग्जिस्ट नहीं होता। तो राइट ही जब एग्जिस्ट नहीं होता, एनफोर्स क्या होगा? राइट ही तो एक्चुअली एनफोर्स होता है। तो जब राइट नहीं है तो वो एनफोर्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट उससे एनफोर्स नहीं करा सकता, किसी भी हाल में भी नहीं। आई होप सेक्शन 23 समझ में आया होगा कि क्या क्या वो 5 फैक्टर्स है जिसके ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है तो हमारा वो अनलॉफुल है। समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल फिर से हम करेंगे कि कहाँ पे एक एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा, वॉइड एग्रीमेंट का भी वॉइड अब इनिशियो कब है और बाद में कब वॉइड होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट ऐसा होता है कि शुरू से ही वो वॉइड है, एक बाद में वॉइड होता है। तो कल के क्लास में हम वो पढ़ेंगे कि कब वो बाद में वॉइड होगा और कब वो शुरू से ही वॉइड है। तो आज का क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी उस पार्ट को समझाने के लिए। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, तो आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू। कल मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। एंड प्लीज़ याद करके मैं जो क्वेश्चंस पूछी हूँ क्लास के शुरू में उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।